पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव को लेकर अब मामला हाईकोर्ट पहुंचने वाला है, लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो गई। पार्टियों को अपनी अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस का दावा है कि सभी जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी और विधायक मैदान में है, तो बीजेपी कुछ और मानती है और कांग्रेस के दावों को खोखला बता रही। सियासी दाव पैंच के बाद कानूनी दाव पैंच भी आजमाए जा रहे। चुनाव को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता हाईकोर्ट चले गए। चुनाव की याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास खबर कि आखिर है क्या पंचायत चुनाव को लेकर। लगातार हम पंचायत चुनाव पर बात करते रहे हैं और जब पंचायत चुनाव की घोषणा हुई तो कहा यह जा रहा था कि बाद अब गांव विधानसभा उपचुनाव के बाद अब गांव सरकार के लिए पार्टियां जद्दोजहद करने में जुट गई हैं। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के पहले ही जनजागरण यात्रा के जरिए कांग्रेस जमीन तैयार करने में लगी थी और अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो कांग्रेस ने तैयारियों को और गति दे दी है। कांग्रेस का दावा है कि सभी जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। देखिए, पंचायत में एक छोटा कार्यकर्ता सरपंच के और जिला पंचायत में लड़ता है और ये लोग जो वहाँ सक्रिय होते हैं उन्हीं को विधायक और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे ग्रामीण के हैं वो समन्वय करके वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि कोई सिंबल से चुनाव होता नहीं। दूसरा, आज की तारीख में जिस तरह से किसान परेशान है, कमलनाथ जी की सरकार थी, किसानों का ऋण माफ़ हुआ, बिजली के बिल आधे किए गए, खाद की कभी कमी नहीं थी। आज खाद की कमी है, डीजल महंगा हो गया है, आज उनको बिजली मिल नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है, त्रस्त है। 700 किसानों की जान वहाँ चली गई, धरने बैठे थे बॉर्डर पे। 1 साल हो गया है, वो 3 काले कानून ले आए, तो पूरी तरह से दबा हुआ है, त्रस्त है किसान और ग्रामीण आदमी। वो सबक सिखाएगा इन चुनावों में, इसलिए हम तैयार हैं। नूरी खान कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी को ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। हाल ही में हुए उपचुनाव में ही कांग्रेस का दावा कुछ ऐसा ही था, लेकिन नतीजे सबके सामने हैं। देखिए, कांग्रेस करते रहे। कांग्रेस तो लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही थी, उसके बाद में फिर अभी उपचुनाव 28 विधानसभा के हुए तब भी कर रही थी, और अभी ये 3 विधानसभा 1 लोकसभा के उपचुनाव हुए तब भी तैयारी कर रही थी। कहाँ गए? उनकी सीटें भी खो दी उन्होंने। तो ये सब नौटंकी हैं, केवल ये टोटकेबाजी है। कांग्रेस से कुछ होना जाना नहीं है। कांग्रेस से लोग हताश और निराश बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर जहां जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसी योजना करके, जनपद जिला का मामला हो या कोई अन्य स्तर का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के साथ में इन चुनाव में भी अपने कार्यकर्ताओं को विजय दिलाएगी। पंचायत चुनाव का प्रदेश में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो चुनावी जंग भी शुरू हो गई है। तैयारियां दोनों तरफ से हैं, दावे भी हैं, लेकिन अभी वक्त भी बहुत है। लेकिन यह भी तय है कि हर गली मोहल्ले तक चुनावी घमासान जमकर देखने को मिलेगा। सूरज शर्मा, बज़ल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो वो दावे हैं जो दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। दरअसल ये चुनाव जब होता है पंचायत का तो दलीय आधार पर नहीं होता, यानी चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं होगा, ना कहीं पंजा दिखाई देगा, ना ही कमल, लेकिन अलग अलग चुनाव चिन्ह दिखाई देंगे। और ये सब वही लोग होते हैं जो कोई बीजेपी से जुड़ा होता है, कोई कांग्रेस से या कोई अन्य दल से। पर बड़ी बात यह है कि आरक्षण और की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस कोर्ट भी पहुंच गई। कल जबलपुर हाई कोर्ट ने तमाम सारी याचिकाओं को अपने पास बुला लिया, तो आज इस पर सुनवाई भी होगी। तो फिर पंचायत में पैच भी दिखाई दे रहा है कि क्या पंचायत के चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग, राज्य आयोग, आज निर्वाचन आयोग तो ये लगातार कह रहा है कि हमारा काम है निर्वाचन की तारीख घोषित करना, निर्वाचन कराना। लेकिन यदि हाईकोर्ट से कुछ दिखाई देता है तो फिर वो भी सोचा जाएगा, तो होगा क्या? मुद्दा यही है, इसी पर हम बहस करेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अजीत सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। अजीत जी, एक तरफ पीसी शर्मा जी ये कह रहे थे कि हम तैयार हैं, और कल बयान कुछ अलग अलग सुनाई दिए। आपके ही प्रवक्ता ये भी कह रहे थे कि हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, विवेक तनखा साहब इस याचिका को लेकर गए हैं और उस पर अपनी बात रखेंगे, तो हम कोर्ट में जा रहे हैं और पहुंच भी गए और आज इस पर सुनवाई भी होना। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं।
तो क्या चाहते, चुनाव चाहते हैं या नहीं चाहते? देखिए आदरणीय मनोज जी, मैं बता देना चाहूँगा कि देश में और प्रदेश में जो गांधी जी का मूल सपना था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का, वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में लागू किया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, जो समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति था उसको उसके विकास के निर्णय स्वयं लेने का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया था। भारतीय संविधान की 243D धारा में साफ प्रावधान है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति सबके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, रोटेशन के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था है। परंतु आदरणीय मनोज जी, कि जब लोकतंत्र के अधिकारों में आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा, भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारें जो ना तो संविधान को मानती है ना लोकतंत्र को मानती है, एक आम आदमी के मूल अधिकारों का हनन करेगी, तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी कंधे से कंधा मिलाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। आज आप चुनाव आयोग को देख लीजिए, आप पंचायती राज के चुनाव की घोषणा करने की टाइमिंग देखिए आदरणीय मनोज जी। उधर इंदौर में टंट्या भील की कार्यक्रम का समापन होना था यात्रा का, और इधर उसके तत्काल बाद ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, आचार संहिता लगनी थी। ये टाइमिंग देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि समय कम है और राज्यपाल जी का लाइव टेलीकास्ट रोक दिया जाता है। ये सब टाइमिंग अपने आप में प्रदर्शित करती हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग को जेबी संस्था बना के भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की प्रदेश और देश में लगातार हत्या करती चली जा रही जी। तो इसमें कहीं कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव से नहीं भाग रही। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी, परंतु मूल अधिकारों का हनन होगा आम नागरिक का, तो उसके नहीं होने दिया है। राज्यपाल मिला के सिसोदिया जी, कांग्रेस पार्टी सड़क मूल से लेके अधिकारों का जिस हनन, मंच तक जाना आवश्यक होगा उस मंच तक जाके लड़ेगी। मूल अधिकारों का हनन कांग्रेस नहीं होने देगी। चुनाव को लेकर तैयार है, और तैयार तो आप भी दिखाई दे रहे हैं। आप तो देखिए गाड़ी में सवार हो ही गए, तो मुझे लग रहा है कहीं जा ही रहे होंगे, आप किसी पंचायत में पहुंच रहे होंगे, तो तैयारी तो आपकी भी दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये माना जाए कि जिस तरह से आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मसले पर, ये कहीं मामला उलझ सकता है? देखिए, माननीय न्यायालय में जाने का तो सबका संवैधानिक अधिकार है, कोई भी जा सकता है। तनखा साहब गए हैं, ठीक है, तनखा साहब अपने तर्क रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी सदैव से इस पक्ष में रही है कि नियत समय पे चुनाव हो, परंतु विगत दिनों जिस प्रकार से कोविड की महामारी हुई, और उस महामारी की वजह से हम सब ने देखा कि हमारा जो ये नीचे का स्ट्रक्चर है पूरा स्थानीय इकाई का, चाहे पंचायत हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, मंडीज हो, ये सब का टाइम पूरा हो गया, और एक तरीके से कहें कि बड़े हुए टाइम में प्रशासक और प्रधान इत्यादि की व्यवस्थाएं चल रही है। निश्चित तौर पर ग्राम पंचायतों का जो एक स्थानीय शासन होता है, उस शासन के निर्वाचित होने के बाद में विकास कार्यों में गति आती है, हम सब मानते हैं, और ये होना चाहिए। इसी बात को लेकर चुनाव की घोषणा हुई। हम ये चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने, प्रदेश निर्वाचन आयोग ने जो कार्यक्रम दिया है, उस कार्यक्रम के तहत चुनाव हो, परंतु इससे जो पक्ष अपने आप को कहीं ना कहीं कोई पीड़ित पक्ष के रूप में गया है न्यायालय में, तो अब माननीय न्यायालय जो डिसीजन देगा वो तो खैर सबको मान्य है, वो उसको कोई ये नहीं कह सकता कि हम उसको नहीं मानेंगे, वो तो मानना ही है, सबको मानना है, भले वो हमारे पक्ष में आए या हमें अप्रिय लगे तो भी हमें मानना है, क्योंकि माननीय न्यायालय का डिसीजन है। परंतु भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि नियत समय पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हो जाए। जहां तक आरक्षण इत्यादि को लेकर कांग्रेस ने प्रश्न खड़े करे हैं, तो उन प्रश्नों के समाधान के लिए वो उचित फोरम पर अपील में गए हैं, और वो उचित फोरम में वो प्रश्न रखेंगे। उन प्रश्नों में जो भी उसका एक निराकरण आएगा, वो निराकरण सब पे बंधनकारी होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में विजयश्री दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगी।
वैसे ये राजनीतिक दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, परंतु फिर भी हमारी विचारधारा के हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्र जी। पे मतदान केंद्रों पे जो काम करते हैं, जब उनकी बारी आती है तो पार्टी फिर ठीक उनको है। आशीर्वाद देने का काम करती है। हमारे यहाँ कोई छोटा कार्यकर्ता या बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। आदरणीय पीसी शर्मा जी अभी कह रहे थे कि हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, हमारा देव दुर्लभ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। बस यहीं से अंतर जीत और हाथ का तय हो जाता है। चलिए, आपका देव दुर्लभ है, उनके छोटे कार्यकर्ता है, लेकिन अभी तो चुनाव दुर्लभ है सुशील जी। जिस तरह दिखाई दे रहा है कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इस पर, मुद्दा वही है क्योंकि 2014 और 2019 की बात हो रही। 14 के आधार पर अब चुनाव होने जा रहे हैं पंचायत के। 2019 में जो आरक्षण की व्यवस्था की या अन्य जो व्यवस्थाएं की वो तो अब रहेगा नहीं। तो क्या होगा? क्या चुनाव में जिस तरह की स्थितियां बनेगी हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, कहीं कुछ इसमें गड़बड़ भी हो सकता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ये कह चुका है कि चुनाव तो हर हाल में होगा। देखिए मनोज जी, बहुत सीधी सी बात ये है कि चूंकि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और आज इस पर सुनवाई हो रही है, लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो जाएगी, यदि फैसला राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के उलट आता है तो इसका मतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग में बैठे ब्यूरोक्रेट्स बहुत ही अल्प विधिज्ञानी हैं। क्योंकि यदि उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है तो उनके पास पर्याप्त आधार होना चाहिए, उनके पास सारे प्रश्नों के, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, उन सारे प्रश्नों के समाधान होना चाहिए। वो समाधान नज़र नहीं आए, इसलिए एक पार्टी या कह ले कुछ लोग जो है कोर्ट गए हैं। यदि कोर्ट से अगर निर्वाचन आयोग के खिलाफ फैसला आता है तो फिर निर्वाचन आयोग की सवाल कार्यप्रणाली, उनके विधि ज्ञान पर सवाल खड़ा होता है कि आपने कैसे इतनी बड़ी चुनाव प्रणाली जो है आपने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया और आपने विधिक सलाह या प्रॉपर विधिक जो है संज्ञान क्यों नहीं लिया। ये सबसे बड़ा मामला होगा। और इसमें देखिए, आप सरकार के कहने पे कर रहे हैं, सरकार के कहने पे नहीं कर रहे हैं, ये मामला नहीं है। आप एक संवैधानिक आयोग हैं, आपकी स्वयं की निष्पक्षता दिखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये आरोप तभी इस प्रमाणित होंगे जब हाईकोर्ट इस पर कोई फैसला देता है। जी जी। हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, ये दलीय व्यवस्था से होने वाले चुनाव नहीं हैं। लगातार चुनाव टाले जा रहे थे, चुनाव होना चाहिए थे। सरकार ने यदि आरक्षण निरस्त किया है तो उसका सरकार के पास परिसीमन जो निरस्त किया है उसका क्या आधार था, ये सारा फैसला हाईकोर्ट में होगा। और इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है। इसी से तय होगा कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अजीत भदौरिया जी, बात यही है कि पहले से ये कहा जा रहा था, उसके बाद ग्वालियर हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, आज जबलपुर हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होने जा रही है। तो क्या वो साक्ष्य वो जिन पर आप बस बात करने वाले हैं, चाहे वो आरक्षण की बात हो या फिर दूसरी जो बात कही जा रही वो है, तमाम सारे मुद्दों को लेकर आप हाई कोर्ट पहुँच रहे हैं और विवेक तनखा जैसे एक वरिष्ठ लॉयर है जो अपनी बात रखेंगे, तो तैयारी उसी तरह की है कि ये बताना कि क्या किस तरह से काम हो रहा है चुनाव को लेकर, या तैयारियां दोनों तरह की है कि यदि जिस भी तरह का फैसला आ जाए हाई कोर्ट से वो तो मान्य आपको भी होगा और राज्य निर्वाचन आयोग को भी होगा, जैसा वीपी सिंह साहब कह रहे थे। देखिए आदरणीय मनोज जी, जैसे आदरणीय सुशील शर्मा जी ने अभी स्थिति स्पष्ट की, जो शंका समाधान है, जो वस्तु स्थिति है, ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच में सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्वाचन आयोग ये कार्यक्रम घोषित कर देता है। क्या इतनी जल्दबाजी थी? थोड़ा रुकना चाहिए था। महामहिम राज्यपाल महोदय को जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है किसी अध्यादेश को निरस्त करना, उससे वो अध्यादेश को निरस्त करवा देते। तो ये वस्तु स्थितियां जो पूरा घटनाक्रम बन रहा है, ये अपने आप में इंगित कर रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें हिडन तरीके से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। या तो सरकार नहीं चाहती है कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव हों, क्योंकि यदि सरकार चाहती तो व्यवस्थित तरीके से पूरे आरक्षण को लेके, पूरे परिसीमन को लेके एक विधिवत प्लान करके, जिसमें कहीं कोई किसी को गुंजाइश इफ बट किंतु परंतु की ना रहती, और प्रोग्राम प्रस्तुत करता निर्वाचन आयोग। परंतु ये जो हड़बड़ी में जिस तरीके से प्रोग्राम वो तो कह रहे हैं कि हड़बड़ी में परिसीमन हो गया है, इसलिए तो ये सब अपने आप में आदरणीय मनोज जी संशय पैदा करता ही है।
नहीं, वो कह रहे हैं कि हड़बड़ी में परिसीमन तो आप लोग ने कर दिया, जो 1.5 साल की आपकी सरकार रही उसमें अपने अपने लोगों को कहाँ लाभ देना है उसके हिसाब से आपने परिसीमन करवा लिया, और इसलिए इसलिए 2019 का जो मसला था उसको रद्द करना पड़ा। अजीत जी, नहीं तो आप उसको समय रहते उसमें संशोधन कर देते। संशोधन करने के लिए किसने मना किया था? संशोधन का अधिकार सरकार के पास था, परंतु उसको विधानसभा में लाके करते ना। आप क्यों उसको महामहिम राज्यपाल जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है उनके पास ले गए? अब अपने आप में इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था महामहिम राज्यपाल, अरे भारतीय जनता पार्टी को जो सोचना चाहिए, ठीक है महामहिम राज्यपाल कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे होंगे, परंतु आज देश की ऐसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं कि जहां उन्हें निष्पक्ष होकर कार्य करना पड़ता है, चलिए परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल जाते बोलिए हैं, राजपाल जी। और महामहिम राज्यपाल भी भूल जाते हैं कि वो स्वागत में भारतीय जनता पार्टी का गमछा ही ओढ़ लेते हैं। तो जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे ओढ़ बैठ के किसी पार्टी का गमछा ओढ़ ले, सुन लीजिए राजपाल जी, निष्पक्षता पे अपने आप सवाल उठते हैं। राजपाल जी को सुन और लीजिए। अगर ये भूल बस हुआ है तो मैं महामहिम राज्यपाल को कल कांग्रेस पार्टी का गमछा पहनाता हूँ। महामहिम राज्यपाल नहीं, आप कहाँ, वो संवैधानिक पद है, उस पद पर जी। संवैधानिक पद पे अति करने का काम कांग्रेस कर रही है। पहले राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रश्न उठाने का काम, अब महामहिम के बारे में। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कराना चाहता हूँ। अजीत जी सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब ले लूंगा, यही आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। मेरी जानकारी गमछा। अजीत जी सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। कांग्रेस का गमछा तो कांग्रेस के लोग नहीं ओढ़ रहे साहब, वो क्यों ओढ़ेंगे? एक बात। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपनी जानकारी दुरुस्त करें और प्रदेश की जनता को गलत जानकारी ना परोसे। आप सही जानकारी दे दीजिए। परिसीमापन जो हुआ था वो 1 साल के अंदर अगर चुनाव होते हैं तो लागू होता, अन्यथा धारा 49 मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत उसके सब सेक्शन क के तहत सो मोटो निरस्त होता है। ये कोई राज्यपाल ने निरस्त करा है, महामहिम ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त करा, ऐसा नहीं है। पंचायत एक्ट में ये व्यवस्था है कि परिसीमापन जब होता है और वो परिसीमापन के 1 वर्ष के अंदर अगर चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो वो परिसीमापन मान्य होता है, अन्यथा उसको सो मोटो निरस्त होता है। नए परिसीमापन पर चुनाव होते हैं। आपने हड़बड़ाहट में परिसीमापन क्यों करा? आप जब सरकार में आए तो सरकार में आते ही आपने जिला पंचायत, जनपद पंचायत के वार्डों को क्यों चेंज करा? आपने जो नगर पंचायतें बन चुकी थी उनको फिर से टुकड़े करके ग्राम पंचायत क्यों बनाई? क्योंकि नगरीय क्षेत्र में आपकी स्थिति खराब थी, राजनीतिक तौर पर आप वहां पर विजयश्री प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो जो नगर पंचायत हमने मेहनत करके नगर पंचायत बनाई थी, ग्राम पंचायतों को कलेक्ट करके उनको आपने तोड़ के और ग्राम पंचायत बना दी जो 123 की संख्या में मध्य प्रदेश में। उन 123 स्थानों पे आपने नगर पंचायतों को तोड़कर ग्राम पंचायत बनाई, जबकि ग्राम पंचायत अगर नगर पंचायत बन जाती है तो वहां सर्वांगीण विकास होता है, वहां ज्यादा फंड आता है, अच्छे से उस क्षेत्र का विकास हो जाता है और वो ग्रामीण से उसका अपग्रेडेशन होके वह नगरीय निकाय बन जाता है। पर आपने उन नगरीय निकाय को भी तोड़कर फिर से ग्राम पंचायत बनाने का काम किया। तो इस प्रकार के कृत्य तो आपने किए भैया, हड़बड़ाहट तो आपकी थी। आपने अपने जिन कार्यकर्ताओं को, अभी किसी शर्मा जी छोटे छोटे कार्यकर्ता कह रहे थे, उन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की जेब भरने के लिए, उनके लाभ साधने के लिए, उनको चुनाव जिताने के लिए आपने इस प्रकार का परिसीमापन किया जो भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी रूप से वायबल नहीं था। लेकिन अजीत जी ये जो बात कह रहे हैं राजपाल जी, क्या उसका लाभ मिल जाएगा फिर? तो यदि ऐसा वो कह रहे हैं, जैसा नियम भी नियम तो ये कहता है कि साल भर के पहले आपको कराना चाहिए, लेकिन यदि ये नियम, जिस नियम की वो बात कर रहे हैं, जिस धारा की बात कर रहे हैं, तो इसका लाभ तो फिर मिल जाएगा, फिर तो चुनाव अपने विधिवत समय पर हो जाएंगे, आपको तैयारी कर लेना चाहिए। अजीत जी जल्दी से 30 सेकंड में मैंने जैसे चर्चा में पहले ही कह दिया कि अभी सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती तो नगरीय निकाय चुनाव करा लेती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो पंचायती चुनाव करा लेती। और अगर उसको परिसीमन समझ में नहीं आ रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कुछ गलत हुआ है, तो उसमें संशोधन कर लेती। परंतु हड़बड़ाहट क्यों? वो आखिरी दिन के लिए क्यों रुकी रही भारतीय जनता? चलिए मैं समझ लिया। सुशील आप भी तो सरकार में हो, आज 1.5 साल से ऊपर हो गया आपको सरकार में। आप क्यों हाथ पे हाथ बांधे बैठे रहे? सुशील शर्मा जी, आप स्वयं सोचिए ना। सुशील शर्मा जी, दूसरे आयोजन लगातार हो रहे हैं जी। सुशील जी, ये जो बात हो रही है साल भर के पहले, जिस हालांकि लगातार बीजेपी ये कहती रही है,
और शायद इसी को राज्य निर्वाचन आयोग ने समझा भी होगा, बिना उसके तो नहीं कर सकते, एक बड़ी इकाई है राज्य निर्वाचन आयोग, तो संभव भी नहीं है कि जैसा आपने भी कहा कि फिर सवाल दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे। तो क्या इसका लाभ कहीं ये आधार बन जाएगा? देखिए, ये अब चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट उस पर किस आधार पर फैसला करती है। वैसे तकनीकी रूप से ये सही है कि 1 साल तक अगर चुनाव नहीं होता है तो फिर वो स्वतः परिसीमन समाप्त माना जाता है। लेकिन ये जो बात चल रही परिसीमन, देखिए जब कोई भी सरकार किसी राज्य में होती है तो वो अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं भी लेके आती है, घोषणा पत्र भी लेके आती है, और उसी अनुसार परिसीमन यदि उसके समय में होता है तो वो उस हिसाब से ही करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए नगरीय निकाय में जो मेयर चुनने का अधिकार है, कांग्रेस ने अमेंडमेंट करके उसको भी जो है पार्षदों को चुनने का जो है वो इनडायरेक्ट चुनाव करा दिया। तो ये जो सारी व्यवस्था है ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को या सरकार का प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े वो किया जाता, उसको मैं गलत नहीं मानता। कांग्रेस ने यदि परिसीमन अपने हिसाब से किया था तो वो राज्य सरकार का अधिकार रहा है, और अगर बीजेपी पलट रही है तो इसलिए पलट रही है क्योंकि बीजेपी को उसमें नुकसान दिख रहा है कि हमारे सीटें कम हो जाएंगी। तो ये इसको आप राजनीतिक, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है संवैधानिक संस्थाओं की। जहां पर आप रिटायर्ड और वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स को बिठाते हैं वो कितनी निष्पक्षता से काम करते हैं, सवाल उस पर उठता है। और ये सारा फैसले से सरकार की किरकिरी नहीं होगी, इससे सबसे ज्यादा किरकिरी राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया की होगी। आप इतनी बड़ी संस्थाएं, आपके पास सारे विधिक टीमें, यदि आप जीतते हैं तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे या कांग्रेस जो दावे कर रही थी वो दावे खोखले थे, वो गलत थे। लेकिन यदि हाईकोर्ट आयोग के खिलाफ फैसला देता है तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि आयोग सरकार की गोद में बैठ के काम कर रहा था, सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, उसको विधिक ज्ञान नहीं है। और ऐसे उसमें जो है सरकार, निर्वाचन आयोग को फैसला लेना होगा कि उसको अपनी कैसी कार्यप्रणाली लगती है जिससे उसका प्रतिष्ठा बनी रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसीलिए आज ध्यान उसी पर है। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीख तय कर दी है। 3 तारीखों में चुनाव होना है, तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन मसला आज हाई कोर्ट में है, इस पर सुनवाई होने जा रही। अब हाई कोर्ट क्या करेगा इसमें, इस पर निगाह सबकी है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने यदि कोई निर्णय लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा, क्योंकि खुद कह भी रहे थे बीपी सिंह साहब कि तमाम चीज़ों को हमने देखा, कई ऐसी याचिकाएं थी। लेकिन एक नियम ये कहता है कि साल भर के भीतर यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर चुनाव हो सकते हैं। तो सवाल यही होगा क्या आज हाई कोर्ट में, तो निगाह बनी रहेगी हाई कोर्ट पर, और हम भी देखेंगे कि आखिर चुनाव जो होने जा रहे हैं जिन तारीखों में होंगे अथवा नहीं। अभी तो यही कहा जा सकता है कि जिन तारीखों का ऐलान हुआ है उन तारीखों में चुनाव होंगे, और सरकार की, राज्य निर्वाचन आयोग की, सभी की अपनी पूर्ण तैयारी है। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।